वंदे मातरम दोस्तों। आईएमपी पेज 2026 का जो हमारा श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 2, पादप पोषण के बारे में। ठीक है, कृषि विज्ञान के हमारे कुछ बहुत सारे चैप्टर निपट चुके हैं, है ना। कुछ चैप्टर्स हमारे पशुपालन के भी पूरे हो चुके हैं। थोड़ा सा हमारा पीछे चल रहा था फसल उत्पादन, तो उसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर तो सबसे पहले ही मैंने बना दिया था, तो आप लोग एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो पादप पोषण है, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये बोर्ड में पूछे जाता है ना। अब बोर्ड में पूछे तो जाता है, अब पर ये क्या होता है, पादप पोषण और खाद दोनों को मिलाकर क्या किया जाता है। पादप पोषण हो गया और अगला हो गया हमारा खाद। किसके बारे में? खाद के बारे में। तो ये जो दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 6 नंबर के। कितने नंबर के? 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अब पिछली बार क्या हुआ था कि जो है पादप पोषण से पूछ लिया गया था आपसे 1 और 1 नंबर का, मतलब 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ लिए, प्लस इसमें 1 नंबर का पूछ लिया गया खाद से। किससे पूछ लिया गया? खाद से। 2025 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, प्लस एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन था वो पूछ लिया गया, वो भी खाद से। तो 4 नंबर का हो गया खाद से और 2 नंबर का हो गया हमारा पादप पोषण से। तो अब हमारी संभावनाएं 2026 में जो बन रही है कि एक क्वेश्चन आएगा पादप पोषण से, तो इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादातर फोकस करेंगे अपन पादप पोषण पे। पादप पोषण में भी मैंने 3 ही चीज यानी कि 3-4 क्वेश्चन ही आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि उस पर आप लोग अच्छे से फोकस कर ले। ठीक है, क्लियर है? तो आइए हम बढ़ते हैं। अब ये पादप पोषण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो पादप पोषण का मतलब, पादप का मतलब होता है पौधे और पोषण का मतलब होता है उनका भोजन। ठीक है, अब उनके जो भोजन होते हैं उनमें क्या क्या न्यूट्रिशन यानी कि हम क्या क्या उनको आवश्यकता लगती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है हमारा, पादप पोषण से आप क्या समझते हैं, या पादप पोषण किसे कहते हैं, या पादप पोषण की परिभाषा लिखिए तथा पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी लिखिए। तो पोषक तत्व होते हैं वो पौधों के लिए अनिवार्य क्यों होते हैं, उसके बारे में भी आप लिखिए। तो वह विधि, आपका आंसर जो शुरू होता है वो है आंसर, वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु खनिज तत्वों का अवशोषण तथा उपयोग करते हैं, खनिज पोषक तत्व पादप पोषण कहलाते हैं। तो काय के लिए यानी कि जो पोषण है वो काय के लिए पौधा उपयोग करेगा? वृद्धि के लिए, है ना। या वृद्धि एवं विकास, यहाँ क्या लिख सकते हो सरल भाषा में? विकास भी लिख सकते हो। वृद्धि और विकास हेतु खनिज तत्वों का अवशोषण करता है। तो पौधा अपनी वृद्धि करेगा और विकास करेगा, फैलाएगा, उसके लिए पादप पोषण जो ग्रहण करता है उसी के हम क्या बोलते हैं? पादप पोषण या खनिज पोषण अपन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है 2 नंबर में पूछी जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रहे। अगला है उसके बारे में कसौटी पूछी गई कि भाई क्यों है अनिवार्यता की कसौटी, का मतलब है कि क्यों आवश्यक है। तो उपापचय में प्रत्यक्ष उपयोग, क्योंकि जब भी पौधा उपापचय की क्रिया करता है उसके लिए ये सारे न्यूट्रिशन आवश्यक होते हैं। दूसरा, प्रतिस्थापित ना हो सकता, क्योंकि इन न्यूट्रिशनों की पूर्ति हम किसी और चीजों से नहीं कर सकते, यानी कि ये न्यूट्रिशन उसी की पूर्ति उसी से होगी। तो इसलिए क्या होगा कि दूसरी चीजों से हम इसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई जैसे हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पानी आपको पीना ही पड़ेगा। पानी की वजह अगर दूसरी कोई चीजें ऐसी उपयोग करोगे तो वापस थोड़ी बहुत असर करेगी और फिर से उसी की रिक्वायरमेंट हमको लगेगी। ठीक है, आवश्यक तथा अनावश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक भी हो गए अनावश्यक भी हो गए, क्योंकि हमारे लिए तो पौधों के लिए सारे आवश्यक हैं। तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? बोर्ड में पूछा जाता है कई बार बेटा ना। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं 17। कितने हैं भैया? ये आपको याद रखना है। पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जितने भी होते हैं आवश्यक भी और कुछ अनावश्यक भी जोड़े गए हैं। तो जो अनावश्यक है कोबाल्ट हो गया, इनके बारे में तो वो अनावश्यक है, यानी कि वो उपयोग में ला सकते हैं पर बहुत ज्यादा वो जो है आवश्यक नहीं होते। अगला, कायिक वृद्धि हमने पढ़ा, भाई पौधा अपनी वृद्धि करेगा, कायिक वृद्धि करेगा, और जनन हेतु अनिवार्य होता है, क्योंकि भाई जनन का मतलब फूल आएंगे, फूल के बाद फल लगेंगे, फल के बाद बीज, बीज हम वापस उसी में से निकालेंगे। तो ये जनन क्रियाओं के लिए भी क्या होता है? अनिवार्य होते हैं सारे तत्व। ठीक है, जितने भी हमने पढ़े। तो ये हो गई अनिवार्यता की कसौटी। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों के पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। अब वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं कि पौधों में पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान रहे यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, पिछली बार भी बना था। अब वर्गीकरण में हमने 2 प्रकार के तत्व लिए हैं, एक तो लिए दीर्घ तत्व
और दूसरा लिया है हमने लघु तत्व के बारे में, ठीक है। तो दीर्घ का याद रखना कि जो ज्यादा मात्रा में आवश्यक या उपयोग करते हैं उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ तत्व। तो पौधा सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और ये फास्फोरस, ठीक है। ये यहाँ आएगा, चलो एनपीके कोई बात नहीं। तो हम इन तत्वों को पौधा क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करता है। दूसरा होता है कि जिनको पौधा कम मात्रा में उपयोग करता है उन्हें हम बोलते हैं लघु या सूक्ष्म तत्व, ठीक है। तो यानी कि जिनको क्या करता है पौधा थोड़ा अल्प मात्रा में या कम मात्रा में उपयोग करता है, बोरान, मैग्नीज, जिंक, है ना, कॉपर, निकेल, मोलिब्डेनम और आयरन, इनकी हम बात करें। अब कई बार हमसे ऑब्जेक्टिव में पिछली बार पूछ लिया गया था कि संरचनात्मक तत्व हैं, तो आपको याद रखना CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हें पौधा कहां से लेता है, वायुमंडल से। कहां से लेगा, ये याद रखना, या वायुमंडल से लेने वाले तत्व हैं CHO, या इन्हें हम एक और नाम से जाने जाते हैं अखनिज। क्या बोलेंगे, अखनिज, क्योंकि इन्हें वायुमंडल से लेता है, यानी कि जमीन के माध्यम से नहीं लेता है, इसलिए हम इसे अखनिज तत्व भी बोल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। संरचनात्मक तत्व और प्राथमिक तत्व की बात करें तो कई बार आता है, इसमें दो तरह से भी बांट दिया जाता है ना, प्राथमिक तत्वों में, यानी कि दो तरह से बांट दिया जाता है प्राथमिक तत्व। तो प्राथमिक तत्व में अगर होगा तो वो आएगा NPK, है ना, मुख्य प्राथमिक तत्व। कौन से तत्व हो गए हैं, मुख्य। और दूसरा पूछा जाता है द्वितीयक, द्वितीयक प्राथमिक तत्व, द्वितीयक प्राथमिक तत्व। तो क्या आएगा भैया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। ये जो तीन तत्व हैं ये कौन से होगा, द्वितीयक प्राथमिक तत्व। अब उसके बाद पूछा जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से, तो जितने भी ये दिए हुए थे ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहे हैं हम, तो ये जितने भी हैं ये सारे क्या हो गए, हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं, ठीक है। तो याद रहे आप लोगों को। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन के कार्य व कमी के लक्षण लिखिए, ठीक है। पौधों में नाइट्रोजन के कार्य और कमी के लक्षण लिखिए। हमारे चैनल पर आप अगर और भी विस्तृत में इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझना चाहते हैं, खैर अब आपके पास समय कम है, इसलिए जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर हैं उन पर ज्यादा फोकस आप लोग करें, ठीक है। बाकी हमने जो वीडियो डाल रखा है कि बहुत विस्तृत में और बहुत बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझाया, ताकि बहुत और भी, खैर अभी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नो डाउट, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग धैर्य बनाकर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बेल आइकन भी दबाएं ताकि जितने भी वीडियो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जब 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 हम लोग अपलोड करें आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी चैनल या वीडियो के बारे में शेयर करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के कार्य व कमी के लक्षण, यानी कि पौधों में नाइट्रोजन क्या कार्य करता है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो पौधों में नाइट्रोजन यानी सीधी सीधी सिंपल सा याद रखो, वायवीय भाग में वृद्धि करता है। क्या करता है भैया, ये नाइट्रोजन तो हम बार बार जोड़ देंगे, नाइट्रोजन वायवीय भाग में वृद्धि करता है। क्या, बोलो मेरे साथ, वायवीय भाग में क्या करता है भैया, वृद्धि करता है, जिसे एरियल पार्ट्स हम कहते हैं। तो नाइट्रोजन पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है, गहरा हरा रंग प्रदान करता है। तीसरा बोलो, पौधों में वृद्धि तीव्र करता है। पौधों की वृद्धि क्या करता है, तीव्र करता है। हमने देखा खेतों में जब यूरिया छिड़क देते हैं, यूरिया छिड़कने के बाद 2-3 दिन बाद देखता था पूरा खेत हरा हरा हो जाता, किसान बड़ा दिल खुश हो जाता है किसान का, वो सोचता कि भाई अब तो फसल बहुत ज्यादा हरी हरी हो गई, ज्यादा ज्यादा उत्पादन मिलेगा। अरे भाई, वो कई बार क्या करता है कि जरूरत से ज्यादा दे देता है। क्या कर देता है, जरूरत से ज्यादा दे देता है, तो भी फसलें बहुत ज्यादा हरी दिखाई देने लगती है, तो नुकसानदायक होता है, वो भी नुकसानदायक होता है। अगला है, अनाज व चारे वाली फसल के लिए नाइट्रोजन अनिवार्य तत्व है, यानी कि अनाज के लिए, कल्ले फूटने के लिए, चारे यानी कि अपनी वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए आवश्यक तत्व होता है। तो याद रहे, नाइट्रोजन के कार्य, वायु भाग की वृद्धि करता है, हरा रंग प्रदान करता है, तीव्र गति से वृद्धि करता है, और चारे और अनाज वाली फसलों के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ये आपके सिंपल सा भाई, है ना, 3 बार तो मैंने ही आप लोगों को पढ़ पढ़ कर बता दिए हैं, 2 बार आप पढ़ लोगे तो बिल्कुल 100 कंठस्थ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब वृद्धि के बाद हम बात करें, कमी भी यही बता देता हूं, ठीक है। अभी हमने पढ़े नाइट्रोजन के कार्य, अब कमी की बात करें तो वायवीय भागों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है या कम हो जाती है। पौधों का हरा रंग क्या हो जाता है, हरा रंग से आपने देखा होगा कैसा होने लगेगा, पीला होने लगेगा।
पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। अनाज व चारे वाली फसलों में नाइट्रोजन अनिवार्य तत्व है, तो यहाँ क्या लिखना है, अनाज व चारे वाली फसलों में कल्ले कम फूटते हैं, है ना। ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखना है क्या, कमी। अगर आपने कार्य बहुत अच्छे से याद कर लिए तो कमी आप मन से भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए डाला है ताकि कुछ अच्छा स्पष्ट जो छात्र पढ़ने वाला है वो स्पष्ट लिख पाए। कमी के लक्षण की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वायु भाग पीला पड़ने लगता है, क्योंकि भाई क्या होगा कि जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो जो भाग है यानी कि जो पत्ते हैं वो सारे कैसे होने लगेंगे, पीले पड़ने लगेंगे। नाइट्रोजन के अभाव में पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। गेहूं तथा अन्य अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है भैया, अभी मैंने बताया कल्ले कम फूटते हैं। कल्ले अगर पर्याप्त तो दोगे तो कल्ले फूटने में सहायक होगा, और नहीं दोगे तो कम फूटेंगे। नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल क्या होता है भाई, क्लोरोफिल जो कि इन पत्तियों का रंग हरा बनाए रखता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो जब क्लोरो यानी कि अब ये नाइट्रोजन कम होगा तो यहाँ से क्लोरोफिल कम होगा, और क्लोरोफिल कम होगा तो पत्तियां कैसी हो जाएगी, पीले पड़ने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। याद रहे भाई, है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनने वाला है 99% के साथ, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें। चलो आगे आते हैं पौधों में फास्फोरस के कार्य, कार्य व कमी के लक्षण। फास्फोरस के कार्य और कमी के लक्षण पूछ रहे हैं। तो फास्फोरस पौधों के जड़ क्षेत्र का विकास करता है, अर्थात जड़ की वृद्धि करता है, ये भी लिख सकते हैं। तो क्या जड़ क्षेत्र का विकास या जड़ों की वृद्धि करता है, क्या लिखोगे आप, फास्फोरस जड़ों की वृद्धि करता है। दूसरा, फास्फोरस फसल को गिरने से बचाता है, गिरने का मतलब होता है लॉजिक। जब जड़ें पौधों की कमजोर रह जाएगी तो पौधा हवा के कारण क्या हो जाएगा, गिरने की संभावना बनी रहेगी। तो उस गिरने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं लॉजिंग। सॉरी। दाल वाली फसलों के लिए फास्फोरस अनिवार्य होता है ना, दाल के लिए, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। फास्फोरस को पौधों के जीवन की कुंजी कहा गया, क्योंकि प्रोटीन या जीवन की कुंजी, क्योंकि जीवन की कुंजी क्यों, क्योंकि भाई जड़ें की वृद्धि कर रहा है। जब जड़ें ही यानी कि पौधे की नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो पौधा विकास कैसे करेगा, समझ में आ गई। तो इसलिए ये हो गया फास्फोरस के कार्य, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना भैया, फास्फोरस के कार्य। इनके उल्टे क्या करोगे, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, लोजिंग क्रिया बढ़ जाती है ना। दाल वाली फास्फोरस में जो है चमक या जिसे हम बोल सकते हैं क्वालिटी कम हो जाती है ना। पौधों की जीवन की कुंजी, ये तो उसमें हम नकारात्मक इसको नहीं लिख सकते। तो इनको अब नकारात्मक भी हमने दिया हुआ है। तो फास्फोरस की कमी से पौधों की जड़ क्या हो जाती है, रुक जाता है। फास्फोरस की कमी से पौधों की निचली पत्तियां पीले पड़ने लग जाती है। फास्फोरस की कमी से जमीन जो है जमीन पर लेट जाते हैं, मतलब लोजिंग की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैम्ब्रियम की सक्रियता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। कैम्ब्रियम यानी कि सक्रियता उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हुए फास्फोरस की कमी के लक्षण। आगे हम बढ़ते हैं, पौधों में पोटास के कार्य व कमी के लक्षण, क्योंकि तीन ही तो ज्यादा तत्व पूछे जाते हैं भैया। तीन तत्व कौन कौन से, मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से थे, एनपीके, ठीक है। ये एनपीके के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे खाद आते हैं, 12-32-16 आता है, डीएपी आता है ना। तो ये सब ये जो एनपीके रेशो में आता है, आपने सुना होगा एनपीके खाद के बारे में, ठीक है। अब पोटास के कार्य की बात करें तो कीट एवं बीमारी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। कौन, पोटास, किसके अंदर, तो पौधों के अंदर, यानी कि बीमारी और कीट उस पर कम प्रकोप या अटैक करते हैं। पोटास स्टोमेटा रंध्र को खोलने और बंद करने में सहायक है भैया, स्टोमेटा पत्तियों के ऊपर, ठीक है। पोटास दानों में क्या बढ़ाता है, चमक की मात्रा बढ़ाता है। कंद वाली फसल के लिए पोटास अनिवार्य है, क्यों, क्योंकि ट्यूबर यानी कि इनमें है ना अच्छी ग्रोथ करवाता है। तो ये याद रखना है पोटास के कार्य। फिर से बताऊं, बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। स्टोमेटा को बंद और चालू करने में उपयोग होता है। दानों में चमक की मात्रा बढ़ाता है और कंद वाली फसलों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब पोटास की कमी के लक्षण, ठीक है। सेम उल्टा, तो पौधों पोटास की कमी से पौधों पर कीट व बीमारी का आक्रमण क्या होगा, अधिक होगा। स्टोमेटा का खुलना बंद क्या होगा, प्रभावित होगा, अभी हम पढ़कर आए। अनाज के दानों की चमक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि बीमारी उस पर क्या होगी, अटैक ज्यादा करेगी, ठीक है। तो एवरेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन एनपीके के कार्य और कमी के लक्षण बहुत अच्छे से रट कर जाना, 99% आपके क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। अब थोड़ा सा एक ध्यान दे दे, और भी आप अगर अच्छा सा डीप में पढ़ना चाहो तो
सूक्ष्म पोषक तत्वों के कोई दो कार्य और दो कमी के लक्षण आप लोगों को याद करना, इसी में से बनता है सूक्ष्म पोषक तत्वों के, यानी कि कुछ डिसीज वगैरह आती हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। क्वेश्चन लिख देता हूं, सूक्ष्म कौन से, सूक्ष्म पोषक तत्वों के कोई 3 कार्य लिखिए। ठीक है, तो ये आपको एक बार इस पर भी ध्यान देना है, कई बार अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, कि बोरान के कोई कार्य लिखिए, तो उस पर भी आप लोगों को ध्यान में देना है। मोलिब्डेनम के कोई कार्य लिखिए, आयरन के कोई 2 कार्य लिखिए, तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। ठीक है, पर 99% ये एनपीके से ही आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो है बोर्ड की तैयारी के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद करना है, पढ़कर जाना है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आप सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी क्या बना सकते हो भाई, है ना, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देंगे, एक बार उनको भी पढ़ोगे तो इन्हीं के क्वेश्चनों के माध्यम से बन जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो है पढ़ाई बोझ नहीं, भविष्य गढ़ने का अवसर है। पढ़ाई आपके लिए बोझ नहीं, पढ़ाई आपके लिए बोझ नहीं, भविष्य गढ़ने का अवसर है दोस्तों। ये अवसर आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस अवसर में आपको अब कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। ये अवसर सिर्फ और सिर्फ अब बचा है 1 महीने का समय है। 1 महीने के बाद, है ना, आज 6 या 7 तारीख है, तो यानी कि इसके बाद 6 तारीख है, यानी कि इसके बाद आपकी 1 महीने के बाद परीक्षा होने वाली है। इसलिए अब बिल्कुल भी देरी ना करें और तैयारी बहुत जल्दी आप लोगों को शुरू करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।